नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। असम में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को झटका लगा है। लगभग 5 साल बाद बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी बीपीएफ एक बार फिर सत्ता में वापसी की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रारंभिक नतीजों में बीपीएफ ने 40 में से 19 सीटों पर बढ़त बनाई है, जबकि बहुमत के लिए 21 सीटों के लिए आवश्यकता होती है। बीपीएफ 19 सीटों पर आगे है, भाजपा को सिर्फ 13 सीटों पर बढ़त है। आपको बता दें कि इस चुनाव में भाजपा अकेले लड़ी थी। मतदान 22 सितंबर को हुआ था। इस चुनाव में 316 उम्मीदवार मैदान में थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 4 दक्षिण अमेरिकी देशों के दौरे पर हैं। इस दौरान वो राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और व्यापार समुदाय के साथ संवाद करेंगे। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ब्राजील और कोलंबिया में छात्रों से मिलेंगे और देश के वरिष्ठ नेताओं तथा राष्ट्रपतियों के साथ बैठक करेंगे। उनका उद्देश्य लोकतांत्रिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करना है। इसके अलावा राहुल गांधी व्यापारियों से मुलाकात करेंगे ताकि भारत अपने व्यापार और साझेदारियों को विविधता देने के अवसर तलाश सके, खासकर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद। कांग्रेस ने कहा कि यह दौरा ऐतिहासिक महत्व रखता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री करण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई से अपील की है कि 4 धाम सड़क परियोजना पर 2021 के फैसले की दोबारा समीक्षा की जाए। उनका कहना है कि सड़क को 12 मीटर तक चौड़ा करने के कारण उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर भूस्खलन और धंसाव क्षेत्र बढ़ गए हैं। दरअसल 2020 में सड़क परिवहन मंत्रालय के सर्कुलर के अनुसार सड़क चौड़ाई 12 मीटर तय की गई थी। अपीलकर्ताओं का कहना है कि इसे रद्द किया जाए और पहले प्रस्तावित लगभग 5.5 मीटर चौड़ाई अपनाई जाए। खासतौर पर उत्तरकाशी से गंगोत्री तक का इलाका बहुत संवेदनशील माना जा रहा है। इस अपील पर 57 मशहूर हस्तियों ने हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में कहा गया है कि अगर ये फैसला नहीं बदला तो इसका असर तुरंत और अपूर्णीय होगा। बता दें 14 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने की थी, उस बेंच ने केंद्र सरकार की 3 राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने की योजना को मंजूरी दी थी। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में शुक्रवार को स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग इस्लामिया ग्राउंड की ओर बढ़े। ये प्रदर्शन आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कानपुर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में किया जा रहा था। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने यह विरोध बुलाया था। कानपुर में 4 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में ऐसे पोस्टर लगे थे जिन पर पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने इसे परंपरा से हटकर बताया था। हालांकि बरेली में पुलिस ने पहले ही इस प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया था। जुमे की नमाज के बाद कुछ लोग इस्लामिया ग्राउंड की तरफ बढ़े। पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों ने पथराव किया और भड़काऊ नारे लगाए। स्थिति संभालने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। पर्यावरण कार्यकर्ता और लद्दाख को राज्य का दर्जा व 6ठी अनुसूची के अधिकार दिलाने की मुहिम चला रहे सोनम वांगचुक को शुक्रवार को लेह पुलिस ने एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया। उनकी पत्नी के मुताबिक उन्हें जोधपुर की जेल ले जाया गया है। यह कार्रवाई उस हिंसक घटना के कुछ दिन बाद हुई जो बुधवार को लेह में प्रदर्शन के दौरान हुई थी। इस झड़प में पुलिस फायरिंग से 4 लोगों की मौत हो गई थी। गिरफ्तारी से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने उनके एनजीओ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसी के साथ सीबीआई ने उनके दूसरे संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख के खिलाफ भी जांच शुरू की है। शुक्रवार को वांगचुक को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन शामिल होना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें उससे पहले ही उठा लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के भाषण पर भारत ने कड़ा विरोध जताया। पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आज सुबह पाकिस्तान के पीएम ने जो ड्रामा किया उसमें उन्होंने एक बार फिर आतंकवाद का महिमा मंडन किया, जो उनकी विदेश नीति का मुख्य हिस्सा है। लेकिन कितनी भी नाटकबाजी कर लें, सच नहीं छुपाया जा सकता है। बता दें शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और दावा किया कि मई में हुए 4 दिन के संघर्ष में भारत के 7 लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हुए। भारत ने उनके इस बयान को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान के दावों पर कड़ा जवाब दिया। भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी गहलोत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सेना ने खुद भारत से लड़ाई रोकने की गुहार लगाई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी मुद्दे में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं हो सकती। यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान के पीएम शरीफ के उस भाषण के बाद आई जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रोका था। साथ ही उन्होंने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की बात भी कही। भारत ने इसे झूठा प्रचार और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली राजनीति बताया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की सामान्य बहस में पाकिस्तान की पीएम शहबाज शरीफ ने इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया। उन्होंने भारत पर संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत की एक तरफा और गैरकानूनी कोशिश इंडस वाटर ट्रीटी को रोकना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधि की शर्तों के खिलाफ है। पाकिस्तान अपने लोगों के जल अधिकार की रक्षा करेगा। इस संधि का उल्लंघन हमारे लिए युद्ध की कार्रवाई जैसा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 45 मिनट का भाषण दिया। दुनिया भर में बढ़ते विरोध और आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने हमास के खिलाफ अभियान जारी रखने का ऐलान किया। नेतन्याहू ने कहा कि हमें गजा में हमास के खिलाफ काम खत्म करना ही होगा। कई पश्चिमी नेता दबाव में झुक सकते हैं लेकिन इजराइल नहीं झुकेगा। उन्होंने दावा किया कि उनके भाषण का एक हिस्सा गजा में इजरायली सैन्य लाउडस्पीकर के माध्यम से भी प्रसारित किया जा रहा है। ये बयान उस समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि वो युद्ध विराम पर एक समझौता करा चुके हैं। जैसे ही नेतन्याहू ने अपना भाषण जारी रखा, कई देशों के प्रतिनिधि यूएनजीए हॉल से बाहर चले गए विरोध जताने के लिए। बिहार विधानसभा चुनावों पर अब लोकपोल ने सर्वे किया है। लोकपोल के सर्वे के मुताबिक मुकाबला टक्कर का है, लेकिन महागठबंधन सरकार की ओर है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 105 से 114 सीटें मिल सकती हैं और महागठबंधन को 118 से 126 सीटें मिलने का अनुमान है और बाकियों को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड चुनाव आयोग पर जुर्माना लगाया तो कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक से अधिक वोटर लिस्ट मतदाता सूचियों में नामों को सही ठहराने की कोशिश के लिए उत्तराखंड चुनाव आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी वोट चोरी में पंचायत चुनाव को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा ने कहा कि जब पंचायत चुनाव तक भाजपा बिना वोट चोरी के नहीं लड़ पाती तो विधानसभा और लोकसभा चुनावों में ये किस स्तर तक लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करते होंगे। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला तब सामने आया जब एक याचिका के माध्यम से उत्तराखंड में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की शिकायत की गई। याचिका में दावा किया गया कि कई व्यक्तियों के नाम एक से अधिक वोटर लिस्ट में दर्ज थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह प्रथा न केवल चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कमजोर करती है बल्कि इससे फर्जी मतदान की संभावना भी बढ़ती है। सुनवाई के दौरान उत्तराखंड चुनाव आयोग ने अपने बचाव में कहा कि कई वोटर लिस्ट में नामों का होना तकनीकी त्रुटि या प्रशासनिक चूक हो सकती है और ये जानबूझकर नहीं किया गया। आयोग ने यह भी तर्क दिया कि ऐसी त्रुटियों को ठीक करने के लिए उनके पास पहले से ही तंत्र मौजूद है और इस तरह की गलतियां सामान्य हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के इस रुख को स्वीकार नहीं किया और इसे गंभीर लापरवाही करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग के रवैये पर कड़ा रुख अपनाते हुए 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को वोट चोरी का एक गंभीर उदाहरण माना और आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उत्तराखंड चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने के बाद कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर ही पेनल्टी लगा दी है। वोट चोरी की इस दास्तान पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी मोहर लगा दी। गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि उत्तराखंड चुनाव आयोग ने ग्रामीण लोकल बॉडी यानी पंचायत चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द करने से इनकार कर दिया था जिनका नाम 2 या ज़्यादा जगह वोटर लिस्ट में शामिल था। चुनाव आयोग का ये फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ था। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नियम मानने के लिए कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज पेनल्टी लगाई। पर चुनाव आयोग ने ऐसा किया क्यों? दरअसल जनवरी में उत्तराखंड में अर्बन लोकल बॉडी यानी म्यूनिसिपल चुनाव हुए। चुनाव में बीजेपी ने अपने लोगों को गांव से शहर की वोटर लिस्ट में शिफ्ट कर दिया ताकि फर्जी वोटिंग से वो चुनाव जीत सकें। चुनाव पूरे होने के बाद बीजेपी ने अपने लोगों को वापस गांव की वोटर लिस्ट में शिफ्ट करना शुरू किया ताकि मई जून में होने वाले पंचायत चुनाव में वोटिंग में नाजायज फायदा ले सके।
हमने इसे पकड़ लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुनाव आयोग को बार बार लिखा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। हमने चुनाव आयोग को याद दिलाया कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए कम से कम 6 महीने उसी पते पर रहने का नियम है। 6 महीने से कम समय में कोई भी वोटर दोबारा अपना नाम शिफ्ट नहीं कर सकता है। कांग्रेस के विरोध के कारण बीजेपी के लोग वापस ग्रामीण एरिया में अपना नाम शामिल नहीं करवा सके तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने नाम शिफ्ट करने की जगह नए सिरे से अपना नाम दूसरी जगह जुड़वा लिया। अब वो दो जगह के वोटर हो गए। बीजेपी के ऐसे लोगों के जब चुनाव में टिकट मिला तो हमारे लोग ने चुनाव आयोग से कहा कि ऐसे लोगों का नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने ही नियम को मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए लोग हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि ऐसे उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द किया जाए, लेकिन उत्तराखंड चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के निर्देश को ही मानने से इनकार कर दिया और बीजेपी के लोगों को दो जगह वोटर होने के बावजूद चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर ही पेनल्टी लगा दी और अब वोट चोरी की इस दास्तान पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी मोहर लगा दी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। भारत पर रूस से कच्चे तेल के व्यापार पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगने के बाद भारत ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि उसे ईरान और वेनेजुएला से तेल आयात करने की अनुमति दी जाए। यूक्रेन संकट के चलते रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन रूस अपने तेल को कम कीमत पर बेच रहा है। भारत अपनी लगभग 90% तेल ज़रूरतें आयात करता है और सस्ता रूसी तेल आयात करने से खर्च कम हो रहा है। ईरान और वेनेजुएला से भी ऐसे ही किफ़ायती विकल्प मिल सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इस सप्ताह भारत के अधिकारी अमेरिका में ट्रंप प्रशासन से मिले और तेल आयात के मामले में अपनी स्थिति दोहराई। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय रिफाइनर रूस का तेल कम खरीदते हैं तो ईरान और वेनेजुएला से तेल आयात के लिए अमेरिका की मंजूरी जरूरी होगी। भारत के अधिकारियों ने यह भी बताया कि अगर रूस, ईरान और वेनेजुएला से तेल की पहुंच एक साथ रोक दी गई तो इससे वैश्विक तेल कीमतों में तेजी आ सकती है। ये चर्चा अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद हुई। तेल को लेकर भारत के अमेरिका से गुहार पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि उसे ईरान और वेनेजुएला से तेल आयात करने की अनुमति दी जाए। इस मुद्दे ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश की नीतियों पर अब भारत का नियंत्रण है या अमेरिका का। उन्होंने कहा कि क्रोनोलॉजी देखिए, मई 2025 से राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर की 45 बार घोषणा और तारीफ की। मोदी सरकार को उम्मीद थी कि ऑपरेशन सिंदूर के अचानक समाप्त होने से व्यापार में जीत मिलेगी, लेकिन अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। इसके बाद भारत को रूस से कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए 50% पेनल्टी के तहत दबाव डाला गया। अब मोदी सरकार ने घरेलू फैसलों के लिए अमेरिका से अनुमति मांगी, जो आलोचकों के मुताबिक एक अपमानजनक स्थिति है। सवाल ये उठता है कि भारत की नीतियों का संचालन कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राष्ट्रपति ट्रंप। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.